नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा और किस किस की क्लास लगेगी, रोज की तरह पहले यह बता दूं, रिजल्ट से 10 दिन पहले कल वोटिंग में, चुनाव में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। वो क्या है आज आपको बताऊंगा। कल दिल्ली में केजरीवाल के लिए वोट पड़ेगा या मोदी के लिए, इसकी भी बात होगी। केजरीवाल ने शीश महल पर वो झूठ बोल दिया कि सब हैरान रह गए। छठे चरण की वोटिंग के पहले बुर्का और ओवैसी पर बवाल क्यों मच गया। 400 पार पर घमासान के बीच मोदी किसकी फोटो खींचने लग गए। मोदी के 400 पार पर प्रशांत किशोर वर्सेस योगेंद्र यादव, सच कौन बोल रहा है यह भी आपको बताऊंगा। लोकसभा के सेमीफाइनल फेज की सारी बड़ी खबरों का चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा। इसके बाद केजरीवाल वादा करते रह गए, सीएम योगी ने 2 महीने में असंभव काम कैसे पूरा किया, आप जरूर देखिए। सीएम योगी का वो काम जिसे देखकर केजरीवाल शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, आज ये भी दिखाऊंगा। इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर, 1971 में मोदी होते तो पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा आज भारत में होता। हिस्ट्री का वो चैप्टर जो पंजाब का चुनावी नतीजा तय कर देगा क्या, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। स्वाति मालीवाल पिटाई केस में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विभव कुमार पर सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। पुलिस ने 18 मई को पिटाई केस में विभव कुमार को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में चुनाव चल रहा है, ऐसे में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई ताकि यह दिखाया जा सके कि घटना के वक्त नाबालिग आरोपी गाड़ी नहीं चला रहा। पुलिस ने इसे गुमराह करने की कोशिश बताया और दावा किया कि नाबालिग के कार चलाने के सबूत मिल चुके हैं। वहीं इस केस में लापरवाही के आरोप में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। केदारनाथ धाम में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और 6 यात्री सुरक्षित हैं। ये यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीपैड पर उतरने से पहले हेलीकॉप्टर हवा में लहराने लगा और इसके बाद पायलट ने हेलीपैड से करीब 100 मीटर की दूरी पर किसी तरह हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के पास काले शीशे वाली एक थार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में थार सवार तेज रफ्तार में आकर अचानक सड़क से गुजर रहे लोगों के बिल्कुल करीब पहुंचकर ब्रेक मारता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने थार सवार का 35,000 रुपए का चालान काट दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के बाद उनके शव और हथियार लेकर लौट रहे जवानों की नदी को पार करते समय की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, रिजल्ट से ठीक 10 दिन पहले कल ऐसा चुनाव में क्या होगा जो अब तक नहीं हुआ। कल दिल्ली में वोटिंग है, केजरीवाल के लिए वोट पड़ेगा या मोदी के लिए। केजरीवाल ने शीश महल पर वो झूठ बोल दिया कि सब हैरान रह गए। छठे चरण की वोटिंग के पहले बुर्का और ओवैसी पर बवाल क्यों मचा है। इधर 400 पार पर घमासान के बीच मोदी किसकी फोटो खींचने लग गए और मोदी के 400 पार पर प्रशांत किशोर वर्सेस योगेंद्र यादव, सच कौन बोल रहा है। सबसे पहले इसका चैप्टर। कल लोकसभा चुनाव के छठे राउंड की वोटिंग है। इसे आप चुनाव में या लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल राउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक चरण की वोटिंग बचेगी जिसे आप फाइनल राउंड कहिए। और आज से ठीक 10 दिन बाद 4 जून को 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कल जो सेमीफाइनल राउंड होना है उसमें सबकी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस राउंड में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग समीकरण, गठबंधन और नैरेटिव का टेस्ट होना है कल। ऐसा टेस्ट जो अब तक इस चुनाव में नहीं हुआ। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन किया है।
तो उसका टेस्ट होगा कि भाई ये गठबंधन दिल्ली के लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कल लोग बता देंगे वोटिंग करके। जबकि ये दोनों पार्टियां पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। यूपी के पूर्वांचल में इंडी गठबंधन का टेस्ट है। पिछली बार अखिलेश बीएसपी के साथ लड़े थे तो पूर्वांचल में कुछ चुनौती दे पाए थे, लेकिन इस बार ये गठबंधन ही नहीं है। हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का टेस्ट है। यहां बीजेपी के लिए 10 की 10 सीटें बचाने की चुनौती है। छठे चरण में पश्चिम बंगाल की ट्राइबल बेल्ट के तहत आने वाली 8 सीटों पर वोटिंग है। इस चरण में बीजेपी के हेवीवेट शुभेंदु अधिकारी की सियासी विरासत का टेस्ट होना है। यानी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे कल की वोटिंग में जो बताएंगे कि पब्लिक क्या सोच रही है इन गठबंधन के बारे में, इस नैरेटिव के बारे में। छठे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली को लेकर हो रही है और दिल्ली की बात इस बार ज्यादा इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले दिल्ली में कई बड़े सियासी तूफान आ चुके और यह पहला मौका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगना, खुद अरविंद केजरीवाल का जेल चले जाना, इसके बीच केजरीवाल का प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आना और कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल की पिटाई का केस, कुल मिलाकर दिल्ली को लेकर बहुत हलचल रही और इसी हलचल के बीच कल वोटिंग भी हो रही है। इस वोटिंग से यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल के जेल वाले इमोशनल और विक्टिम कार्ड का असर हुआ या नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़ेगा या उन्हें सिंपैथी मिल जाएगी। कल यह भी तय होगा कि केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन पर पब्लिक को भरोसा है या नहीं। यह भी तय होना है कि महिला सांसद की सीएम के घर में पिटाई के मुद्दे का कितना असर रहा दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने का मामला भी चुनाव में खूब उछला, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल जाकर भी अलग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मानो वो जेल में ही जेल से कोई मेडल जीत कर आए। अरविंद केजरीवाल की माने तो उनका जेल जाना दिल्ली के चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि वो अलग अलग इंटरव्यू में अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद से जनता में आम आदमी पार्टी का समर्थन बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा में अब उनको समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद वो जहां चुनाव प्रचार के लिए गए वहां उन्हें एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिल गई है कि जिस तरह से बीजेपी ने झूठा केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया, उसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत गुस्सा है। इसका बीजेपी को काफी नुकसान होगा और बीजेपी 7 सीट हार जाएगी। यह केजरीवाल का दावा है। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने सोचा था कि केजरीवाल का इस्तीफा देते ही वो सरकार गिरा देंगे, इसलिए वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब आप देख रहे बहाना कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा कि सरकार गिर जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो कल को किसी भी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उसका इस्तीफा दिला देंगे, एक एक करके सारे विपक्ष की सरकारें गिरा देंगे। ये आपने पहले तो नहीं कहा था जब आप दूसरों को शुचिता का पाठ पढ़ाते थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड में उनकी सरकार तो नहीं गिरी, आपकी सरकार क्यों गिर जाएगी? आपको अपनी पार्टी पर इतना भी भरोसा नहीं? अच्छा, इंटरव्यू लेने वाले ये सब पूछ भी नहीं रहे कि आपका आपके इस्तीफा देने से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार गिर जाएगी। तो हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे के जेल गए, उनकी सरकार झारखंड में क्यों नहीं गिरी? यानी आम आदमी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल के मन में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार गिराने का डर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद भी उनकी पार्टी टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई है और किसी नेता के जेल जाने से उसकी सरकार कैसे गिर जाएगी। हां, अगर कोई परिवारवाद वाली पार्टी हो या ऐसी पार्टी हो जिसमें एक ही नेता सर्वे सर्वा हो और किसी की ना चलती हो तो उस पार्टी में दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है और शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनकी पार्टी 4 लोगों की नहीं बल्कि 400 नेताओं की है। 4 को गिरफ्तार करोगे तो 400 खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो इस्तीफा दीजिए, आपके बाद कोई नहीं चला सकता क्या पार्टी को, सरकार को? उन 400 नेताओं में से ही किसी से सरकार चलवा दीजिए। कहते कुछ है, करते कुछ है, अज बज कर दी है। केजरीवाल भले ही जेल से सरकार चलाने को डिफेंड कर लें और यह दावा करे कि इससे उनका जनाधार बढ़ा ही है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। आज पीएम मोदी ने 7वें चरण के लिए पंजाब के लुधियाना में रैली की। रैली के दौरान पीएम मोदी ने केजरीवाल के जेल जाने का मुद्दा उठाया और साफ कह दिया कि जब कट्टर भ्रष्टाचारी वापस जेल जाएंगे तो क्या फिर से पंजाब की सरकार जेल से चलेगी?
सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको केजरीवाल का ऐसा बयान सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे। दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जनता की नजरों में केजरीवाल की आम आदमी के सीएम वाली छवि छूटी है, टूटी है, और इसका नुकसान भी उनको हो सकता है। शीश महल के खुलासे के बाद जनता यही पूछ रही है कि कभी तो केजरीवाल बंगला, गाड़ी नहीं लेने की बातें करते थे, लेकिन आज देखो शीश महल में रह रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में जब अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तरफ से कभी ऐसा दावा ही नहीं हुआ कि वो गाड़ी नहीं मांगेंगे या फिर घर नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया इंटरव्यू में कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि अगर घर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सीएम बिना घर के कैसे रह सकता है भाई। अरविंद केजरीवाल आज अपने ही पुराने बयानों और वादों से मुकर गए कि बॉस मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा। 2013 में जनता का भरोसा जीतने के लिए बकायदा एफिडेविट दाखिल करके कहा था, ये देखिए एफिडेविट 2013 का एफिडेविट है, और उन्होंने इस एफिडेविट में कहा था कि सरकार बनने के बाद वो कभी लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सामान्य घर में रहेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री घर कैसे नहीं? अरे घर लेने से कौन मना कर रहा है? कौन कह रहा है कि आप खुले में रहिए? लेकिन शीश महल और घर में फर्क होता है भाई। 4 लाख के कमोड लगे हुए घर और एक नॉर्मल घर में फर्क होता है भाई। 8 लाख के पर्दे लगे हुए शीश महल और एक नॉर्मल घर में फर्क होता है भाई। इस एफिडेविट को खुद उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने साल 2015 में ट्वीट किया था। जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में जगह बनानी थी तो उन्होंने आम आदमी बनने का खेल किया, और जब सत्ता में आ गए तो अपनी ही बातों से पलट गए और बचाव में कह रहे हैं कि उनकी बातों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अच्छा, ये केजरीवाल जी का ही बयान है ना भाई। अब क्या वो खुद ही अपने बयान को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं क्या वीडियो में? खैर, ये सब तो कर ही रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। लेकिन दिल्ली में कल वोटिंग है। उससे ठीक पहले दिल्ली में बुर्के को लेकर बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी भी आमने सामने आ गए। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है जिस पर विवाद हो रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वोटिंग के दिन बुर्के में आने वाले हर वोटर की जांच की जाए, उनकी क्रॉस चेकिंग की जाए। इसके लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में महिला कर्मी लगाई जानी चाहिए। बुर्के और पर्दा नशीं वोटर्स की आड़ में बोगस वोटिंग का खतरा बना रहता है, इसलिए इन वोटर्स का वेरिफिकेशन और इनके पहचान पत्रों की पूरी जांच जरूरी है। यह बीजेपी कह रही कि भैया जैसे बाकी वोटर्स का चेकिंग होता है वैसे ही आप बुर्का में आए, कोई पर्दा नशीं आए, कोई आए, उसका बुर्का उठा के चेक कीजिए कि वही वोटर है या नहीं है। बात बुर्के की उठी तो सबसे पहले एआईएमआईएम कूद गई। पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आ गया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में बीजेपी पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। पर्दा नशी औरतों को लेकर चुनाव आयोग के साफ नियम है, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में, बिना जांच के किसी को भी वोट नहीं देने दिया जाता है। तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। यानी दिल्ली की चुनावी लड़ाई पर सबकी नजर है। लेकिन कल छठे राउंड में और कहां वोटिंग है, जरा इसको भी समझिए। यह छठा राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग है, दिल्ली की 7 हो ही गई
हरियाणा की 10, बंगाल की 8, बिहार की 8, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 सीटों के अलावा जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट इसमें शामिल। और इनमें हॉट सीट्स की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी से मनोज तिवारी वर्सेस कांग्रेस के कन्हैया कुमार की कल लड़ाई है। नई दिल्ली में बीजेपी से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, वर्सेस आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती की लड़ाई। इसी तरह यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी से मेनका गांधी वर्सेस समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद की लड़ाई। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ और सपा से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में। हरियाणा के करनाल में बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा आमने सामने होंगे कल। हरियाणा के गुड़गांव में बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस से राज बब्बर का चुनावी मुकाबला है। ओडिशा के पुरी में बीजेपी से संबित पात्रा और बीजेडी से अरूप पटनायक की लड़ाई है। बिहार के सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी और बाहुबली शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कुछ अहम सीटें हैं जिन पर कल वोट पड़ने हैं। छठे चरण में बंगाल की 8 सीटों पर भी वोटिंग है और इस चरण में टीएमसी का पलड़ा कमजोर रहा है और वोटिंग से पहले ममता बनर्जी एक नए विवाद में भी फंस गई। आज कोलकाता में बड़ी संख्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर दिया। ये संत ममता बनर्जी के एक संत पर दिए गए विवादित बयान से नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान साधु संतों ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। सभी साधु संत एक मंच पर एक बैनर के तहत इकट्ठा हुए और ममता बनर्जी की सरकार को हिला दिया। साधु संतों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ विवादित बयान दिए जा रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े एक संत कार्तिक महाराज पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था, जिससे यह साधु संत नाराज हैं। कार्तिक महाराज तो ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेज चुके हैं, माफी मांगने के लिए कह रहे हैं लीगल नोटिस भेजकर। कार्तिक महाराज का कहना है कि अगर उन्होंने दंगा भड़काया है तो ममता बनर्जी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही है। भाई एक बार कोलकाता से यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कंगना रनौत के समर्थन में कैसे वोट मांगा है। कोलकाता की सड़कों पर आज साधु संत उतरे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सरल से संत जो है स्वाभिमान यात्रा यहाँ पर नाम दिया गया है। किसी एक संगठन के नाम पर या बैनर पर यहाँ पर कोई रैली नहीं है। ये रैली निकाली गई है जहाँ पर तमाम साधु संत एक साथ एकजुट हुए हैं और यहाँ पर जो नाम दिया गया इस रैली का, उसका नाम ये भी दिया गया है कि विराट संत स्वाभिमान यात्रा। इसका मकसद एक ही है कि यहाँ पर साधु संतों को लगता है कि राज्य में उनका स्वाभिमान बचाने के लिए आज ये रैली जरूरी है। लेकिन यहाँ पर नारे लगाते हुए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपको दिखा रहे न सिर्फ साधु संत, लेकिन यहाँ पर सनातनी जो भक्त है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो तमाम साधु संतों के साथ उनके साथ खड़े रहने के लिए, उनके समर्थन में हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि तरह से यहाँ पर साधु संत एक साथ एकजुट होकर जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ जो है यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर ममता बनर्जी साधुओं के अपमान पर गिरी हैं, उधर पीएम मोदी महिला सम्मान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। हिमाचल में 7वें चरण के चुनाव के लिए आज पीएम मोदी ने शिमला और मंडी में चुनाव प्रचार किया। मंडी में पीएम मोदी ने कंगना रनौत के लिए प्रचार किया, जो पहली बार चुनाव लड़ रही। जब कंगना रनौत के नाम का ऐलान हुआ तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से उनके खिलाफ कुछ भद्दे कमेंट किए गए। आज पीएम मोदी ने रैली में इस पर कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। हिमाचल के मंडी इलाके को छोटी काशी कहा जाता है। पीएम मोदी ने आज प्रचार के दौरान काशी और मंडी का कनेक्शन भी जोड़ा। सुनिए हिमाचल में प्रचार के दौरान पीएम ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि 7वें चरण के चुनाव में जुटे योगी ने आज क्या कह दिया। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। 7वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी शामिल।
आखिरी दौर के लिए भी यूपी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। मतलब मोदी योगी की जोड़ी जो है वो लगातार जोर लगाए हुए। आज योगी ने गोरखपुर में रवि किशन के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही उन्होंने कुशीनगर, देवरिया में भी चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये लोग तालिबानी शासन लागू कर देंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी की सीट पर क्या बड़ा होने वाला है। इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। 7वें चरण में पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी वोटिंग। कल वाराणसी में विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। कल वाराणसी में पहली बार प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। ये दोनों नेता कल रोड शो करने वाली हैं। 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। वाराणसी में कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में यह पहला मौका होगा जब प्रियंका और डिंपल एक साथ प्रचार करेंगे। इस चुनाव में अखिलेश यादव अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरे। यह अलग स्ट्रैटेजी क्या है वो भी आपको समझा देता हूं। भाई अलग स्ट्रैटेजी यह है, आप देखिए कि अखिलेश यादव, सपा, इनके यादव कैंडिडेट कितने हैं इस बार? यादव कैंडिडेट, सपा ने इस बार कितने यादव कैंडिडेट उतारे? आप 2014 से देखिए। 2014 में 12 यादव कैंडिडेट। 2019 में सपा ने 10 यादवों को टिकट दिया, लेकिन 2024 में सपा ने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया है, सिर्फ 5 को। और ये 5 के 5 यादव कैंडिडेट मुलायम परिवार के हैं। मुलायम परिवार यानी जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी एम वाइज समीकरण पर चलती थी, मुसलमान और यादव, जब वो बार बार हारने लगे तो उनको लगा कि शायद यादव से काम नहीं बन रहा, तो उन्होंने यादवों को ही छोड़ दिया, सीटें घटा दी। और जो 5 यादव चुने गए वो पांचों मुलायम सिंह यादव के परिवार के। और यही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर कोई यादव सपा के जीतने पर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो अखिलेश यादव हो सकते हैं, और किसी यादव के लिए जगह नहीं है इनके पास। और अब वो अब इस बार दिख भी रहा है। परिवार से बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने इस बार। टिकट किसे दिया भाई? जिन यादवों को टिकट मिला उनके नाम आप देख लीजिए। धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है आजमगढ़ से। इसके अलावा अखिलेश यादव कन्नौज से, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव। क्या पूरे यूपी में, इतने बड़े यूपी में, एक यादव ऐसा नहीं था जिसको अखिलेश यादव की पार्टी से टिकट मिल सके जो मुलायम सिंह यादव के परिवार के बाहर से हो? अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति के तहत ऐसा किया, और यह इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले सिर्फ एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे रहती थी। 2014 में बीजेपी ने दूसरे ओबीसी वर्गों को अपने पाले में कर लिया। इससे बीजेपी बहुत मजबूत हो गई। इसलिए अखिलेश ने इस बार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे दिया, और टिकट बांटने में भी यादव को छोड़कर दूसरे ओबीसी वर्गों का ध्यान रखा। अगर आप यूपी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देखें तो सपा के कुल कैंडिडेट कितने हैं? सपा के कुल कैंडिडेट अगर आप देखेंगे यूपी में, कुल कैंडिडेट हैं इनके 62। अगर आप देखेंगे इसमें यादव 5 है, आपको बताया यादव इसमें से 5 हैं, मुस्लिम 4, और अगर आप देखेंगे अन्य ओबीसी जो हैं, अन्य ओबीसी उनको 27 को टिकट दिया गया, 27। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि दलितों को, दलित 15 हैं जिनको टिकट दिया गया है, और जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट, उनको कितना टिकट दिया गया है? 11। यह है सपा का कैलकुलेशन। जबकि बीजेपी के कैंडिडेट देखिए तो बीजेपी 75 सीट पे लड़ रही है। अब आपको बीजेपी का दिखाता हूं। बीजेपी लड़ रही है 75 सीट यूपी के अंदर, और इसमें अगर आप देखिएगा एक यादव को टिकट है, इसके अलावा मुसलमान 0 मुसलमान को टिकट दिया है बीजेपी ने। इसके अलावा अन्य ओबीसी जो हैं, अन्य ओबीसी 24, दलित 16 हैं यहां पर,
और अपर कास्ट जो है उनको 34 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे। यानी इस बार बीजेपी और अखिलेश के बीच नॉन यादव और अन्य ओबीसी वोट को लेकर लड़ाई। और जिस तरह से मायावती यूपी में अलग चुनाव लड़ रही हैं और दलित वोटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ हद तक यह लड़ाई जो है उसमें दिखती है। अभी तक की वोटिंग में कौन क्या कह रहा है, केजरीवाल भी अपना नंबर दे रहे हैं। दो चीजें चल रही हैं भाई, एक तो यह हो गया कि भाई यह समीकरण चल रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि भाई कौन कितनी सीटें जीत रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि केजरीवाल अपना दावा कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसमें दो दावों की बड़ी चर्चा चल रही है। एक दावा योगेंद्र यादव का है जो ये कह रहे हैं कि वो 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को कम से कम 50 सीट का नुकसान हो रहा है। यह योगेंद्र यादव का दावा है। इसके उलट प्रशांत किशोर का दावा है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई असंतोष नहीं है। 2019 की 303 सीटों के मुकाबले बीजेपी की सीट बढ़ेगी, कम तो किसी हाल में नहीं। इन दावों के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के टारगेट को लेकर यह बड़ी बात कह दी कि विपक्ष तैयारी नहीं करता इसलिए फेल हो जाता है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी। उनको समझ में ही नहीं आया कि मोदी उन्हें कहां लेकर जा रहा है। 3 चरण के बाद किसी ने विपक्ष को बताया कि आप पूरा कैंपेन ही ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा या नहीं, और यही पूरे चुनाव में दिखा। यानी विपक्ष नरेंद्र मोदी के ट्रैप में फंस गया। हालांकि बीजेपी के लिए 370 का टारगेट रखना या फिर एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट रखना ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने ऐसे ही इतना बड़ा टारगेट रख दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि बीजेपी बहुत सीरियस और प्रोफेशनल पार्टी है, ये कोई तुक्का नहीं लगाती। बीजेपी का 370 सीट का टारगेट कोई रैंडम नंबर नहीं है, इस पर विचार और विश्लेषण किया गया, बूथ वाइज एनालिसिस किया जाता है, तब कोई टारगेट रखा जाता है। बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 37.5% था, जो इस चुनाव में बढ़कर 42% या उससे ज्यादा होने वाला है। ऐसे बहुत राज्य हैं जहां बीजेपी अपनी पोजीशन को मजबूत करेगी। कई राज्यों में पिछली बार से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, जैसे बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, यूपी और तमिलनाडु। अपनी जीत को लेकर पीएम मोदी भी आश्वस्त हैं और शायद यही वजह है कि वो अब चुनाव के आखिरी पड़ाव में एकदम रिलैक्स मोड में आ गए। आज पीएम मोदी हिमाचल में थे, वहां उन्होंने हिमाचल की खूबसूरत वादियों की तस्वीरें ली। ये देखिए, यहां लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई फोटो फिनिश होगी, मतलब एकदम नेक टू नेक मामला है। अलग अलग नेता अलग अलग तनाव में जी रहे हैं, यहां नरेंद्र मोदी फोटो खींच रहे हैं, इतना रिलैक्स हैं कि भाई जीत रहे हैं, अब क्या। इधर पीएम मोदी रिलैक्स मोड में है, उधर विपक्ष इस गुणा गणित में लगा है कि 5 चरण के बाद किसकी कितनी सीटें आ रही। जैसे मैंने आपको बताया था कि केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी को 220 से कम सीट आ रही है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी 310 सीट हार चुकी है। जयराम रमेश का दावा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जीत के 3 दिन के अंदर पीएम का ऐलान कर देंगे। लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत से क्यों दूर दिखते हैं, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई। लेकिन दावे, वादे और काम, ये तीनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। काम कीजिएगा तो दावा कर पाइएगा, दावा करिएगा और वादा निभाइएगा, तभी वो दावा पूरा होता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। केजरीवाल वादा करते रह गए, सीएम योगी ने 2 महीने में कैसे असंभव काम करके पूरा कर दिया। सीएम योगी का वो काम जिसे देख केजरीवाल शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अब इसका चैप्टर। एक पुरानी कहावत है कि जहां चाह वहां राह, यानी आप अगर किसी काम को पूरा करने की ठान लें तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका काम करने का मन ही नहीं है तो बॉस भगवान भी आपसे काम नहीं करवा सकता शायद। इस बात का सबसे लेटेस्ट उदाहरण लखनऊ से आया है, जहां एक बड़े कूड़े के पहाड़ को हटाकर एक शानदार पार्क तैयार कर दिया गया। ये आप तस्वीर देखिए, बाएं साइड जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर है। कूड़े का पहाड़ हुआ करता था लखनऊ में, आज की डेट में वहां शानदार पार्क योगी सरकार ने बनाकर दे दिया। हैरानी की बात यह है कि इस कूड़े के पहाड़ को सीएम योगी के आदेश के बाद मात्र 2 महीने के अंदर साफ कर दिया गया। 2 महीने में कूड़े का पहाड़ साफ। दिल्ली के लोगों को चक्कर आ जाएगा कि बॉस यहां केजरीवाल को कहते कहते कि कूड़े का पहाड़ साफ कर दूंगा 10 साल हो गए, आज तक साफ नहीं हुआ। यहां योगी ने 2 महीने का ही है भाई, 2 महीने में कूड़े का पहाड़ गायब कर दिया। लखनऊ प्राधिकरण के लोगों ने दिन रात एक करके यहां मौजूद कूड़े के पहाड़ को हटाया और उसके बाद यहां हरा भरा पार्क तैयार कर दिया। इस काम के लिए इस पार्क में
1 लाख अलग अलग पेड़ लगाए गए जो अगले 5 साल में यहां जंगल वाला फील देंगे। आप देखिए 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं बॉस। आप खुद देखिए कि जिस जगह पर 2 महीने पहले भयंकर बदबू की वजह से खड़ा होना मुश्किल था, वहां लोग घूमने आ रहे हैं आज की डेट में। सिर्फ 2 महीने के अंदर इस जगह का कायाकल्प कर दिया गया। अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल चाहें तो लखनऊ जाकर इस बात की ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कूड़े के पहाड़ को हरे भरे पार्क में कैसे बदला जाता है। हालांकि दिल्ली की तुलना में यहां का कूड़े का पहाड़ थोड़ा कम है, लेकिन यहां मुद्दा काम करने की राजनीति और नीयत को लेकर है। कूड़े के पहाड़ को लेकर केजरीवाल किस तरह की बातें किया करते थे, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी के एक्शन प्लान से किस तरह एक कूड़े का पहाड़ शानदार पार्क में बदल गया, पहले यह बताता हूं। लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में IIM रोड पर 12 एकड़ में 3 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था। इससे आसपास के लोगों को भयंकर बदबू और जहरीली गैस की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले कूड़े के ढेर को पूरे इलाके में फैलाकर समतल किया और इसके ऊपर मिट्टी डाली गई। यानी कूड़े के पहाड़ को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उसे मिट्टी में मिला दिया। जैसे योगी कहते हैं कि माफिया राज को मिट्टी में मिला दूंगा, वैसे ही उन्होंने कूड़े को मिट्टी में मिलवा दिया और कूड़े के अंदर बनने वाली गैस को बाहर निकलने के लिए पूरे पार्क में 30-30 फीट गहराई में बड़े बड़े वर्टिकल पाइप लगा दिए गए। इस पार्क में करीब 1 लाख अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगा दिए गए। इसमें चंदन है, रुद्राक्ष है, पीपल जैसे पेड़ों के अलावा आम, लीची और अमरूद जैसे फलदार पेड़ भी लगा दिए गए। इस पार्क को तैयार करने में मात्र 3 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह कायाकल्प मात्र 2 महीने में हुआ। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और मार्च के अंतिम महीने तक इसे पूरा कर लिया गया। इस पार्क का नाम राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क रखा गया है। लखनऊ के इस पार्क के बनने के बाद आसपास में इलाके का पूरा माहौल ही बदल गया। यहां प्रॉपर्टी के रेट भी पहले से बढ़ गए। पहले लोग कहते थे कि कूड़े के पहाड़ के पास कौन रहेगा, कोई घर खरीदता, वहां कोई नहीं खरीदता, लोग यहां आने तक से बसते थे। लेकिन अब पार्क बनने के बाद अलग ही माहौल है। इस पार्क को किस तरह तैयार किया गया और इससे आसपास के लोगों में किस तरह का माहौल है, हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद केजरीवाल को इस पार्क से क्या सीख लेनी चाहिए वो भी दिखाता हूं। यहाँ पे आसपास की सोसाइटी के लोग बहुत परेशान रहते थे, बहुत बदबू आती थी, यहाँ पे गैसेस निकलती रहती थी, आग लगी रहती थी, धुएं। कई बार कोर्ट ने भी इस पे कमेंट किए थे कई जगहों पे स्टेट्स में कि कूड़े के पहाड़ ऐसे रहते हैं, क्यों नहीं हटते। तो उनको था इसको ग्रीन कर दिया जाए और ग्रीन करने के साथ साथ इसमें यह था कि ऐसा लोगों के लिए किया जाए कि जो ग्रीनरी के साथ साथ उनको अच्छी ऑक्सीजन भी मिल सके। पहले थी साफ, जो पहले बदबू आती थी, लोगों को परेशानियां थी, अब ये था कि इनको थोड़ी साफ हवा मिल सके। 25 फीट ऊंचा कूड़े का पहाड़ था। 2 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर ये पूरा बदल गया है, एकदम काया बदल गई यहाँ की। बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली में गाजीपुर का पहाड़ आपने देखा होगा कूड़े का जी, उसी के जैसा था, क्योंकि दूसरे नंबर पे यही था। लेकिन ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे में कूड़ा ही पड़ा था। यहाँ पर ये बसंत कुंज योजना आया और LDA ने यहाँ के कूड़े के पहाड़ को उठवा करके जो आप तमाम सड़कें देख रहे हैं वो बनी हुई। ये उम्मीद नहीं थी कि वो उस पूरे कचड़े का रोड में इस्तेमाल हो पाएगा। लखनऊ के इस नए पार्क को देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जब लखनऊ में यह बदलाव हो सकता है तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटाया जा सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ को लेकर इतने वादे कर चुके हैं कि उनके वादों का एक अलग तरह का पहाड़ तैयार हो गया। यमुना नदी की सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ को हटाने तक पर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से बहुत से वादे किए, लेकिन अभी तक दोनों समस्याएं वहीं की वहीं हैं और योगी ने करके दिखा भी दिया। सुनिए दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को लेकर केजरीवाल किस तरह की बातें करते आए हैं, इसका एक छोटा सा सैंपल देखिए। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा टारगेट के पीछे चल रहे हैं।
तो इसके कई कारण है टारगेट के पीछे चलने के। कूड़े के पहाड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहा करते थे कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये दावा करते थे कि जिस तरह दिल्ली के स्कूल अस्पताल चमका दिए वैसे ही कूड़े के पहाड़ भी हटा देंगे। आपको तारीख के हिसाब से केजरीवाल के बयान सुनवाता हूं जिसमें वो हर बार अपने बयान से पलटते हुए ही दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने कोई इस तरह का बयान भी नहीं दिया था। 2 महीने में कूड़े का पहाड़ साफ कर दिया और केजरीवाल बोले ही जा रहे हैं। ना यमुना साफ होती है, ना पहाड़ कूड़े का गिरता है। पहले आप केजरीवाल के वो बयान सुन लीजिए, वो एमसीडी चुनाव से पहले क्या कहते थे, फिर ये भी आपको दिखाऊंगा कि इस चुनाव के बाद उनके बयान किस तरह बदलते चले गए। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और खासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की जिंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। 2015 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल दिल्ली को एक चमकदार शहर बनाने का वादा करते थे। बाद में जब उनकी सरकार बन गई तो वो कहने लगे कि कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। फिर दिल्ली के लोगों ने दिसंबर 2022 में उन्हें एमसीडी भी दे दी। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली की लैंडफिल साइट्स पर जाने का फैसला किया और किस तरह का दावा किया एक बार वो सुनिए, उसके बाद वादे से पलटने वाले बयान भी सुनवाता हूं। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसे यहाँ पे एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का। और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल। यानी केजरीवाल जी के मुताबिक दिल्ली की लैंडफिल साइट पर करीब 80 लाख मीट्रिक टन कचरा है। दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं जहां रोज दिल्ली का कचरा डाला जाता है। अगर इसे लखनऊ के कूड़े के पहाड़ के हिसाब से हटाया जाए तो दिल्ली के कूड़े का पहाड़ भी साफ हो सकता है। और मैं इसका कैलकुलेशन समझा देता हूं। मतलब कायदे से तो केजरीवाल जो बोल रहे थे इस साल मार्च में कूड़े का पहाड़ गायब हो जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। अगर लेकिन ये योगी मॉडल की स्पीड से काम करते केजरीवाल तो क्या होता, कूड़े का पहाड़ अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल वर्सेस, आपको दिखाता हूं, योगी वर्सेस केजरीवाल मॉडल, योगी वर्सेस केजरीवाल। आप देखिए लखनऊ में क्या था भाई, लखनऊ के अंदर 3 लाख मीट्रिक टन एमटी। दिल्ली में कितना था भाई, क्या है 80 लाख मीट्रिक टन। आप कहेंगे अरे भैया ये तो ज्यादा है। अरे भाई ज्यादा है, लेकिन आप काम भी तो इतने साल से कर रहे हैं। और बात काम कम या ज्यादा की नहीं है, बात नियत की है। ये कितने दिन में हटा, हटाने में समय 2 महीना, मात्र 2 महीने में 3 लाख मीट्रिक टन हट गया। यानी हर महीने कितना हुआ, हर महीने 1.5 लाख टन, 1.5 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 1.5 लाख मीट्रिक टन हर महीने इन्होंने हटा दिया। अब दिल्ली में कितना कूड़ा है, 80 लाख मीट्रिक टन।
अगर केजरीवाल की सरकार 2015 से 9 साल में 108 महीने होते, इस हिसाब से 1.5 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से देखिएगा तो यह कूड़ा अब तक हट जाना चाहिए था, लेकिन हटा नहीं। और कितना हट जाना चाहिए था? 163 लाख मीट्रिक टन हट जाना चाहिए था, लेकिन अभी इनसे 80 ही नहीं हट पाया। यानी जब इस बारे में केजरीवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या दलील दी है, जरा यह भी सुन लीजिए। ओखला लैंडफिल साइट पे है। यहाँ पे टोटल लगभग 45 लाख टन कूड़े का पहाड़ था और पिछले साल 7 नवंबर के आसपास यहाँ पे इस कूड़े के पहाड़ को हटाना चालू किया गया था। यहाँ पे टारगेट था कि अगली साल मई के महीने तक, मई 2024 तक 30 लाख टन हटा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टारगेट के पीछे चल रहे हैं। आज की डेट तक लगभग 18 लाख टन हटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी 12 लाख टन हटाया गया है। तो इसके कई कारण है टारगेट के पीछे चलने के। तो साथ साथ एक और एजेंसी अभी हायर करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। कूड़े का पहाड़ तो दिल्ली में नहीं गया बॉस, लेकिन लखनऊ में 2 महीने में उसे छूमंतर कर दिया गया। यह फर्क है केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल का।